वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं और ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस इस कालखंड के पूरे सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सामाजिक जीवन में 4-5 चीज़ें ऐसी है जो इसके अंतर्गत आती है। जैसे ही हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो वहाँ के समाज में लोग कौन कौन चीज़ों से परिचित थे, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें उसके समाज में प्रचलित थी और कौन कौन सी ऐसी संस्कृतियाँ हैं जो उनके समाज में चलती थी। ठीक है, एक तो ये है और दूसरा ये है कि वो किस तरह से वहाँ की जाति व्यवस्था थी और वे आपस में किस तरह से रहते थे। ये सारी चीज़ें ये सामाजिक जीवन में आ जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में ये सब चीज़ें किस तरह से थी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उन लोगों को खेती की बेहतर जानकारी थी। ठीक है, इससे पहले भी जो लोग यहाँ रहते थे ऋग वैदिक काल में, मतलब जब आर्य लोग यहाँ पे आए उससे पहले भी जो लोग रहते थे यहाँ पे, कुछ लोग, उनको भी खेती की ठीक ठाक जानकारी थी और ये लोग जब आते हैं तो ये लोग उसको और थोड़ा सा विकसित करते हैं। ठीक है, ये लोग खेती जब करते थे तो फाल का प्रयोग करते थे और संभवतः वो लकड़ी का होता होगा, मतलब हल के नीचे जो एक होता है फाल जिससे जुताई की जाती है, तो वे लोग संभवतः वो लकड़ी का यूज करते थे। ठीक है, बुआई, कटाई, दावनी सब चीज़ों का ज्ञान था उन्हें। कृषि में बुआई भी करते थे, दावनी भी करते थे, कटाई भी करते थे, सारी चीज़ें। ठीक है, गाय और सांड की चर्चा है। ठीक है, ये जो ऋग वैदिक काल है इसमें गाय और सांड की चर्चा है ऋग्वेद में, तो इससे पता चलता है कि ये लोग पशुचारक रहे होंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो इस समाज में गाय का विशेष महत्व आ गया था। ठीक है, हड़प्पा काल में नहीं था, ताम्रपाषाण काल में भी गाय की विशेषता मतलब इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही ऋग वैदिक काल आता है तो यहाँ पे गाय का इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ठीक है, इतना बढ़ जाता है कि गायों के लिए युद्ध होने लगते हैं। ठीक है, और जब भी पुरोहितों को दान देने की बात आती है तो लोग गाय को ही दान देते थे और साथ में दास दासियों को भी दान दिया करते थे। ठीक है, तो दान में भी गाय का यूज होने लगा और गाय इतना इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करने लगा कि उसके लिए युद्ध भी होने लगे। ठीक है, इस समाज में बढ़ाई, रथकार, चर्मकार, बुनकर, कुम्हार, इन सभी प्रकार के जो शिल्पकार थे, इन लोगों की जानकारी हमें मिलती है। तो ये सारे लोग यहाँ पे रहा करते थे और अपने अपने काम करते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी, व्यवस्था थी। यहाँ पे धातु कर्म भी होता था, मतलब धातुओं को पिघलाकर उनसे कोई वस्तु बनाना, तो इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, धातु कर्म की जानकारी लोगों को थी, अच्छे से थी लेकिन यहाँ पे नियमित व्यापार नहीं था। ठीक है, धातु तो बनते थे, धातु से बहुत सारी चीज़ें बनती थी, लेकिन जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था उस तरह से हमें यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख है। ठीक है, लेकिन समुद्र का उल्लेख केवल जलराशि के रूप में हुआ है। ठीक है, किसी बंदरगाह या पतन या फिर जहाजरानी व्यवस्था के रूप में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं ऋग्वैदिक काल में। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं समुद्र का उल्लेख है, लेकिन किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ जलराशि के लिए। यहाँ बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ भी मिली है, लेकिन कोई ऐसी बस्ती नहीं मिली है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर हुआ करते थे। ठीक है, जिस तरह से डेवलप्ड थे वो, एकदम ग्रिड प्रणाली में बनाए हुए थे और बड़ी अच्छी तकनीक थी उनकी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन भी बड़ा अच्छा था। ठीक है, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग स्किल से बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं मिलती है। जैसे यहाँ कुछ बस्तियाँ हम लोग को मिलती है, बहुत सारी बस्तियाँ मिलती है, लेकिन ये किसी गढ़ के रूप में थी और चारों तरफ बस्तियाँ बनाई गई थी, तो इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, कोई वैसा नगर हम लोग को नहीं मिला है। इन लोगों को गुफाओं की भी जानकारी थी, ये लोग गुफाओं में भी रहा करते थे। ठीक है, हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है भगवानपुरा। ठीक है, वहाँ पे हाल ही में खुदाई की गई और 3 स्थलों की खुदाई की गई। ठीक है, अब जब यहाँ पे खुदाई हुई तो यहाँ पे मृदभांड मिले उत्तर हड़प्पा काल के, और उसके साथ साथ कुछ नए मृदभांड मिले। ठीक है,
अब उत्तर हड़प्पा काल के मृदभांड तो आपको पता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को कुछ नए मृदभांड मिलते हैं जिसको हम लोग चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं, ठीक है, यानी पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है, PGW। और ये जो चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, कुछ अलग तरह के मृदभांड, वो 1600 से 1000 बिफोर क्राइस्ट के हैं लगभग, ठीक है। तो ये काल ऋग वैदिक काल का भी है, तो ऐसा माना जाता है कि इसी समय का ये मृदभांड रहा होगा जो कि इस जगह में पाया गया, ठीक है। लेकिन ये मृदभांड तो वैदिक काल का है जो कि मिला है इस जगह में, लेकिन इसके साथ हमें लोहे के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो स्थान था वो वैदिक काल का तो था, लेकिन लौह पूर्व अवस्था के वैदिक काल का था, ठीक है। तो इसे हम मोटा मोटी ऋग वैदिक काल मानते हैं, ठीक है, ऋग वैदिक काल का, क्योंकि ऋग वैदिक काल में हमें लोहा का साक्ष्य नहीं मिलता है, उसके अंतिम स्टेज में हमें लोहा मिलता है लगभग 1000 BC के आसपास। तो फिर यहाँ पे लोहा नहीं मिला तो हम लोग इसको लौह पूर्व अवस्था का स्थान मान लेते हैं, जहाँ पे चित्रित धूसर मृदभांड केवल मिलता था, ठीक है, ऋग वैदिक काल में। भगवानपुरा में एक और चीज मिला है, यहाँ पे 13 कमरों वाला घर मिला है, ठीक है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि जरूर कोई बड़े सरदार का घर होगा या फिर कोई शासक का घर होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, कोई सामान्य व्यक्ति का तो उतना बड़ा घर तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम ये मानते हैं मिट्टी का घर मिला है, लेकिन 13 कमरों वाला घर है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये किसी सरदार का घर होगा ऋग वैदिक काल में, तो इन लोगों का भी अस्तित्व था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम और किसी चीज़ पे ध्यान दें तो यहाँ पे गोरुओं और घोड़ों की हड्डियों के भी हमें साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा जनजातीय संघर्ष पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसे भी सामाजिक जीवन का पार्ट मान सकते हैं। ये जनजातीय संघर्ष क्या था यहाँ पे कि जब आर्य लोग इस क्षेत्र में आए, ठीक है, जब आर्य लोग इस क्षेत्र में आए तो उनका सामना कुछ जनों से हुआ, ठीक है। अब वो जन कौन थे? तो दास दस्यु वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि जब आर्य लोग यहाँ पे आए सेंट्रल एशिया से तो देखा कि यहाँ पहले से कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग कौन थे? तो उन लोगों को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा, कुछ लोगों को दास कहा और कुछ लोगों को दस्यु कहा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो दास थे वो पहले, ठीक है, इन लोगों के पहले जो आए थे वो आर्यों के ही एक शाखा थे, ठीक है। मतलब आर्यों की ही एक शाखा थी जो इनसे भी पहले आई हुई थी, ठीक है। उनको उन्होंने दास कहा, ठीक है। और जो दस्यु लोग थे वो यहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है। जब आर्य लोग आए तो दोनों के साथ इनका सामना हुआ। दासों के साथ इन्होंने सहानुभूति दिखाई, दस्युओं को बहुत जगहों में मृत्यु दंड दिया, ठीक है। ये हम लोग को इसका साक्ष्य भी मिलता है। ऋग्वेद में बहुत जगह ये उल्लेख है कि दस्यु हत्या के साक्ष्य हम लोग को मिलते हैं, लेकिन दास हत्या के साक्ष्य उतनी जगह नहीं मिलते, ठीक है। फिर भी बहरहाल ये लोग जब यहाँ पे आए तो इन लोगों ने जब आए तो उससे पहले जो यहाँ के निवासी थे उनसे तो युद्ध किया ही, और साथ में जब ये यहाँ रहने लगे तो आंतरिक लड़ाई भी इन्होंने बहुत ज़्यादा की, ठीक है। वह आंतरिक लड़ाई मतलब उसी को मैंने जनजातीय संघर्ष कहा है, ठीक है। अब जनजातीय संघर्ष इसलिए कहा है क्योंकि जब ये लोग आए तो पारंपरिक रूप से तो यहाँ पे परंपरागत रूप से इनके 5 कबीले थे, ठीक है, आर्यों के, और इसी आधार पर इन्हें पंचजन कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा भी कबीले हो सकते हैं, ये तो परंपरागत रूप से था, लेकिन इससे ज़्यादा भी कबीले हो सकते हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आए तो इन्होंने पहले से यहाँ रह रहे लोगों से लड़ाई किया, साथ में आंतरिक लड़ाई भी किया। और जब ये लड़ाई करते थे ना तो कभी कभी आर्येतर जनों का भी सहारा ले लेते थे, जो आर्य जन नहीं थे उनका भी सहारा ले लेते थे। इसका देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ये भरत और त्रस्यु 2 वंश है, आर्य वंश है, आर्य शासक वंश है, ठीक है। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ये जो भरत वंश था ना, एक बार क्या होता है कि इनके विरोध में 10 राजा आ जाते हैं, ठीक है, और इनके बीच युद्ध हो जाता है। भरत और इनके विरोध में 10 राजा, ठीक है, अब दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध को हम लोग दासराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, दासराग्य युद्ध, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ, 10 राजाओं और भरत वंश के बीच युद्ध हुआ था। अब इन 10 राजाओं में 5 जो थे ना वो आर्यजन थे और 5 जो थे वो अनार्यजन थे, ठीक है।
तो ये लोग लड़ने के लिए कुछ अनार्य जनों को भी कभी कभी मिला लेते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी। ये जो दशराग्य युद्ध हुआ था वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जो कि अभी सरस्वती नदी है, ठीक है, जो अब सूख चुकी है। और इस युद्ध में जो विजेता होते हैं वो सुदास होते हैं, ठीक है, जो कि भरत वंश का था। और यही भरत वंश, ऐसा माना जाता है कि यही भरत वंश आगे जाकर कालांतर में भारतवर्ष के रूप में परिणत हुआ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब इसी के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। अब जो लोग पराजित हुए थे उसमें सबसे महान जो वंश था यानी जन था, उसका नाम पुरु था, ठीक है, पुरुजन। आगे चलकर क्या होता है कि ये जो भरत वंश था और पुरु वंश था, ये दोनों मिल जाते हैं, मैत्री संबंध हो जाता है और मिल के बनाते हैं, वो होता है कुरुवंश, ठीक है, कुरुवंश, जिसका आपने बहुत सारी महाभारत में कुरुवंश आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो वही कुरुवंश ये था। अब ये कुरुवंश आगे जाके पांचालों से मैत्री संबंध बनाता है और कुरु पांचाल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होती है। जब ये आर्य लोग आए ना तो ये हमेशा जीतते गए, ठीक है, मतलब जो लोग यहाँ पे थे उनसे ये हमेशा जीतते गए, इन्होंने कभी हारा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हारा? क्योंकि इनके पास अश्वचालित रथ थे, मतलब घोड़े से चलने वाले रथ थे। दूसरा, इनके पास बढ़िया तरीके का कवच था और अच्छे अच्छे अस्त्र इन लोगों के पास थे। और इनके साथ क्या था ना कि ये लोग एक देवता को मानते थे जिसका नाम इंद्र था, ठीक है, और उसे ये लोग पुरंदर कह के पुकारते थे, और जिसका मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दुर्गों के साक्ष्य नहीं मिलते, शायद एक आध मिलते भी हैं तो वो अफगानिस्तान वाले इलाके में, लेकिन ज़्यादा हम लोग को नहीं मिलते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जनजातीय संघर्ष भी इन लोगों के बीच होता था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। चलिए थोड़ा कबीला और परिवार के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके कबीला और परिवार जो था, इस टॉपिक में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक है। जैसे इन लोगों का पहचान इनके कुल से या फिर इनके गोत्र से होता था, ठीक है। ऋग्वैदिक अवस्था में जो भी लोग यहाँ पे थे, ये कबीलाई समाज था बेसिकली। तो यहाँ पे जो लोग थे उनका जो पहचान था ना, वो उनका कुल था या फिर उनका गोत्र था, ठीक है। अपने कबीले के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा आस्था होती थी। सबसे ज़्यादा आस्था इनकी अपने कबीले के प्रति ही होती थी, ठीक है। यहाँ पे जन शब्द का उल्लेख है जो कि ऋग्वेद में 275 बार है, लेकिन जनपद का एक बार भी उल्लेख नहीं है। मतलब जन एक छोटा क्षेत्र नहीं कहेंगे। यहाँ पे जो राजा होते थे ना, वो क्षेत्र के नहीं होते थे, बेसिकली वे एक कबीले के राजा होते थे, ठीक है। अब वो कबीला कभी भी इधर उधर जा सकता था। मान लीजिए वो आज यहाँ पे तो यहाँ का राजा है, कल और कहीं चला जाएगा तो वो वहाँ के राजा कहलाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा जो इकाई था वो गृह था। गृह से मिल के ग्राम बनते थे, फिर ग्राम जब मिलते थे तो विष बनता था, ठीक है। इसके जो प्रमुख होते थे वो विषामपति कहलाते थे, ठीक है। और विष जब मिलता था तो वो जन कहलाता था, एक जन कहलाता था जिसका एक प्रमुख होता था, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जान लेते हैं कि जन का हम लोग को 275 बार उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, विष का हम लोग को 170 बार उल्लेख मिला है ऋग्वेद में, जिसको हम लोग गोत्र और क्लैन भी कह सकते हैं। ग्राम जो होता था ना, वो उनके अपनों का समूह होता था, मतलब स्वजनों का समूह होता था, उनके अपनों का छोटा छोटा समूह होता था, उसको हम लोग ग्राम कहते हैं, ठीक है। कोई एरिया विशेष नहीं है, क्षेत्र विशेष नहीं है, यहाँ पे लोग विशेष है। और जैसे जन भी है ना, तो जन भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, 100 से अधिक लोगों का जन कहीं पे पाया नहीं गया, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद जो गृह होता था, अक्सर परिवार के लिए गृह शब्द का यहाँ पे यूज किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है, पोते, नाती, भांजे, भतीजे, ये सब जो है ना, ये सब के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता था। और इसका मतलब ये है कि परिवार का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब अभी क्या होता है कि शादी होता है और उसका एक अलग कुटुंब हो जाता है, ठीक है। किसी भी कोई भी स्त्री या फिर कोई भी पुरुष, उसका जब शादी होता है तो वो एक अलग कुटुंब का निर्माण कर लेता है, ठीक है। लेकिन
इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं थी। कितना भी डिवीज़न हो वो एक ही क्या बोलते हैं संयुक्त परिवार के रूप में यहाँ पे रहते थे और एक कबीला का निर्माण होता था उसी तरह से। ठीक है, यहाँ का समाज जो है पितृतंत्रात्मक था। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे पितृतंत्रात्मक समाज तो था, यानी पिता का महत्व था, लेकिन यहाँ जो स्त्रियों की दशा थी ना वो सबसे अच्छे अवस्था में थी। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था में स्त्री की दशा अगर कभी थी तो वो ऋग्वैदिक काल में थी। अब वो कैसे, वो देखिए। ठीक है, स्त्रियों को सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था। ठीक है, जितनी भी पत्नियां थी उस समय उनको अपने पति के साथ यज्ञों में आहुतियां, ठीक है, यज्ञों में आहुतियां देने का भी अधिकार था। ठीक है, स्त्रियां जो थी बहुत सारे सूक्तों का भी वहाँ पे निर्माण की है। ठीक है, बहुत सारे सूक्त हैं ऋग्वेद के जिनका निर्माण स्त्रियों के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो इनके भी साक्ष्य मिलते हैं। विवाह संस्था कायम हो चुकी थी, विवाह अब होते थे। ठीक है, उससे पहले शायद ना भी होते हो, लेकिन इस समय के बाद विवाह होने लगे थे। बहुत सारे सामाजिक जो नियम थे वो बनना शुरू हुए थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को अब इनके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे स्त्रियों की दशा सर्वश्रेष्ठ जो थी वो किस कारण से थी वो देखिए। यहाँ बहुपति प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बहुपति प्रथा का मतलब है कि कोई स्त्री जो थी ना वो एक से ज़्यादा पति रख सकती थी इस समय में, उसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ था, विधवा विवाह था, यानी पति के मृत्यु के बाद वो जो स्त्री होती है वो दूसरी शादी कर सकती थी। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे थी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या था, नियोग प्रथा था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी इस समय में कि अगर पति पत्नी में अगर संतानोत्पत्ति ना हुई हो और नहीं हो रही है, ठीक है, और या फिर पति की अकस्मात मृत्यु हो गई विवाह के बाद, तो स्त्री जो होती थी, पत्नी जो होती थी, वो अपने संबंधी के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। ठीक है, और ये उस पत्नी की मर्जी के हिसाब से होता था, और अगर पति जीवित है तो पति के इच्छानुसार होता था। ठीक है, वरना ये सब अपराध माना जाता। तो इस तरह की चीज़ें भी थी, लेकिन इसमें एक कंडीशन था कि ये सिर्फ और सिर्फ पुत्र उत्पत्ति के लिए किया जाता था। इसमें किसी भी प्रकार का आनंद अगर शामिल हो जाता तो ये सब अपराध कहलाता। ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी। इसके साथ साथ यहाँ पे बाल विवाह का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलता है ऋग्वेद में, और इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि स्त्रियों की दशा इस समय अच्छी थी। ठीक है, 16-17 लगभग 16-17 के एज में यहाँ विवाह होता था, और जो स्त्रियां थी उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है जिसको हम लोग जायदेस्तम कहते हैं। ठीक है, जायदेस्तम, इसका मतलब ये है कि स्त्री ही घर है। ठीक है, इस तरह का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्त्रियों की दशा कैसी थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बहुपति प्रथा थी, नियोग प्रथा थी, विधवा विवाह था, और साथ में बाल विवाह के साक्ष्य यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ठीक है, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो सामाजिक जीवन लगभग पूरा स्ट्रक्चर आपको मालूम चल गया कि यहाँ का समाज किस तरह का था। ठीक है, अब हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, मतलब कौन से छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बड़ी चीज़ें बनी। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलके एक बड़ी इकाई बनती है, जैसे जिला हो गया, सबसे पहले तो प्रखंड, फिर जिला बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर राज्य बनता है, फिर देश बनता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर राजनीतिक जीवन और एक यहाँ पे धार्मिक जीवन कैसा था ऋग्वैदिक काल का, वो हमें जानना बाकी है। ठीक है, वो हम अगले वीडियोस में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।